हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइप की सब्जियां उगा ली हैं। अभी तक अंतरिक्ष में 3 प्रकार के लेट्यूस, गोभी, सरसों, झिन्निया फूल उगाए जा चुके हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में सिर्फ सब्जियां और फूल उगाने में दिलचस्पी नहीं है। इनका लक्ष्य इससे भी बड़ा है। वैज्ञानिक अब ऐसी दिशा में काम कर रहे हैं जिससे अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए प्रजनन संभव हो सके। इसी से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने है। हाल ही में साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने बताया कि उन्होंने चूहे के भ्रूण यानी माउस एम्ब्रियो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डेवलप कर लिया है। दरअसल जापान की यामानाशी यूनिवर्सिटी के एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के प्रोफेसर टेरुहिको वाकायामा और जापान एरोस्पेस स्पेस एजेंसी की एक टीम ने अगस्त 2021 में एक रॉकेट की मदद से चूहों के फ्रोजन भ्रूणों को ISS पर भेजा था। स्पेस में पहुंचने के बाद एक खास इंस्ट्रूमेंट के जरिए भ्रूणों को फ्रोजन अवस्था से सामान्य अवस्था में लाया गया और फिर 4 दिनों तक उन्हें स्पेस स्टेशन में डेवलप किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि ISS के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में विकसित चूहे के भ्रूण सामान्य रूप में ब्लास्टोसिस्ट में बदल गए हैं। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब है ऐसी प्रारंभिक सेल या कोशिकाएं जो इसके बाद और विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा में बदल जाती हैं। इसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट वापस पृथ्वी की प्रयोगशालाओं में भेजे गए और पृथ्वी में जब इन ब्लास्टोसिस्ट का परीक्षण हुआ तो वैज्ञानिक हैरान हो गए। वैज्ञानिकों ने पाया कि ISS के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के बावजूद माउस एम्ब्रियो के DNA और जीन्स में कोई अहम बदलाव नहीं हुआ। मतलब गुरुत्वाकर्षण का भ्रूणों पर कोई खास असर नहीं हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि भ्रूण आनुवंशिक रूप से स्थिर पाए गए। ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया की पहली ऐसी स्टडी है जो दिखाती है कि स्तनधारी यानी मैमल्स अंतरिक्ष में पनपने में सक्षम हो सकते हैं। यह दुनिया का पहला प्रयोग है जिसमें ISS में माइक्रोग्रेविटी के तहत स्तनधारी भ्रूणों का प्रारंभिक संवर्धन किया गया। हालांकि इसे अंतरिक्ष में बच्चा पैदा करने की दिशा में अंतिम सफलता मानना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि भविष्य में यह देखना होगा कि माइक्रोग्रेविटी में कल्चर किए गए ब्लास्टोसिस्ट को जब चूहों में ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो ये चूहे सामान्य जन्म दे पाएंगे या फिर नहीं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अंतरिक्ष में बच्चा क्यों पैदा करना है। इस तरह के शोध भविष्य के डीप स्पेस मिशन और उपनिवेशीकरण योजनाओं के लिए जरूरी हैं। भविष्य में मनुष्य दूसरे ग्रहों पर जाने में सक्षम होगा और ऐसी भी संभावना है कि मानव आने वाले समय में दूसरे ग्रहों पर जाकर बसे। ऐसे सिचुएशन में अंतरिक्ष में प्रजनन एक चुनौतीपूर्ण काम होगा जिस पर वैज्ञानिक अभी से लग गए हैं। हाल ही में यहोवा का साक्षी संप्रदाय खबरों में आया। दरअसल केरल राज्य के कोच्चि में यहोवा के साक्षी संप्रदाय के प्रार्थना सम्मेलन में सिलसिलेवार धमाके हुए। इसमें 2 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। यह घटना जमरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में हुई, जहां राज्य भर से लगभग 2500 श्रद्धालु प्रार्थना सत्र के लिए इकट्ठा हुए थे। आइए बात करते हैं यहोवा के साक्षी संप्रदाय की। ये भी जानते हैं कि इनके पंथ की क्या खूबियां हैं और ये भी समझते हैं कि क्यों इस संप्रदाय को निशाना बनाया गया। इस संप्रदाय की उत्पत्ति 1870 में अमेरिकी पादरी चार्ल्स टेज रसेल द्वारा शुरू किए गए बाइबल छात्र आंदोलन से हुई थी। देखिए, यहोवा के साक्षी या जेहोवाज विटनेसेस एक ईसाई संप्रदाय है, लेकिन ये पवित्र त्रिमूर्ति यानी हॉली ट्रिनिटी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि पवित्र त्रिमूर्ति सिद्धांत में ईश्वर को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में देखा जाता है। यहाँ पुत्र का मतलब ईसा मसीह से है। ये लोग यहोवा को एक सच्चे और सर्वशक्तिमान ईश्वर निर्माता के रूप में पूजते हैं। इनके लिए यहोवा अब्राहम, मूसा और यीशु का भी ईश्वर है। सीधे शब्दों में कहें तो यहोवा भगवान के भी भगवान है। खास बात यह है कि ये लोग ईसा मसीह को स्वर्ग में ईश्वर के राज्य का राजा तो मानते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में नहीं मानते। इनकी मान्यता केवल बाइबल के पाठ पर आधारित है, जिसे ये ईश्वर के वचन के रूप में देखते हैं। ये क्रिसमस या ईस्टर भी नहीं मनाते, क्योंकि इनका मानना है कि ऐसे त्योहार बुत परस्ती या मूर्ति पूजा से रिलेटेड है। यहोवा के साक्षी अपने एवेंजिकल काम के लिए
जाने जाते हैं। एवेंजिकल काम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सच्चाई फैलाने के लिए या ईश्वर का उपदेश देने के लिए ये घर घर जाते हैं। इनका मानना है दुनिया का अंत निकट है और ईश्वर का राज्य दुनिया भर की मानवीय सरकारों की जगह लेगा और ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करेगा। इस संप्रदाय के दुनिया भर में लाखों अनुयायी हैं। हालांकि यहोवा के साक्षी आमतौर पर अन्य धार्मिक समूहों से दूर रहते हैं। भारत में इस संप्रदाय की बात करें तो यहोवा के साक्षी 1905 से भारत में मौजूद हैं। इन्होंने 1926 में बॉम्बे में एक कार्यालय स्थापित किया था और 1978 में कानूनी पंजीकरण करवाया था। ऐसा नहीं है कि यह संप्रदाय अभी सुर्खियों में आया है। भारत में इस संप्रदाय से जुड़ा एक और ऐतिहासिक मामला है जिसे बिजो इमैनुएल और अन्य बनाम केरल राज्य तथा अन्य के नाम से जाना जाता है। मामला 1985 का था। इस मामले में बिजो इमैनुएल को एक स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसने स्कूल में राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उन्हें राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आपको बता दें कि इस संप्रदाय में यहोवा के साक्षियों को केवल यहोवा की पूजा करने की अनुमति है और चूंकि राष्ट्रगान एक प्रार्थना थी इसलिए बच्चे सम्मान में खड़े हो सकते थे लेकिन साथ में गा नहीं सकते थे। अब बात करते हैं कि क्यों इस संप्रदाय पर हमला हुआ। यह हमला इसी संप्रदाय के एक सदस्य ने किया। इस सदस्य ने संप्रदाय की विचारधारा को गलत बताया और इस पर राष्ट्र विरोधी होने का गंभीर आरोप भी लगाया। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। भारत पूरी दुनिया में एक अकेला ऐसा देश है जहां कई धर्म, पंथ, संप्रदाय और अलग अलग विचारधारा के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। भारत अनेकता में एकता वाला देश है और इस देश की ताकत ही इसकी विविधता में निहित है। हम सभी को अन्य सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और एक सामूहिक सह अस्तित्व की भावना का विकास करना चाहिए या कम से कम प्रयास तो करना ही चाहिए। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हावड़ा चेन्नई लाइन पर 2 ट्रेनें टकरा गईं जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। दुर्घटना स्थल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गईं और राहत और बचाव कार्य जारी है। इसी बीच डीआरएम ने अपने बयान में कहा कि किसी भी ट्रेन में कवच प्रणाली नहीं थी। आइए अब समझते हैं कि क्या है कवच प्रणाली और ये ट्रेनों की और आम लोगों की सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है। आपने कुछ साल पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें भारतीय रेलवे की 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर एक दूसरे की ओर बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से आ रही थी, लेकिन एक सुरक्षित दूरी पर आकर ट्रेन रुक गई और किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इस परीक्षण के दौरान एक ट्रेन में भारत के रेलवे मंत्री खुद मौजूद थे। ये ट्रेन क्यों नहीं टकराई थी? क्योंकि इनमें कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली लगी हुई थी। कवच सिस्टम एक स्वदेशी एंटी प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO द्वारा बनाया गया था। इसे विशेष रूप से रेल हादसे रोकने के लिए तैयार किया गया था जिससे जान माल का नुकसान ना हो सके। कवच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरणों यानी RFID का एक सेट है जो लोकोमोटिव तथा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी लगाया जाता है। ये ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है और ये ड्राइवरों को भी सतर्क करता है। फिलहाल कवच अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है लेकिन इसे 4G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी LTE तकनीक या 5G तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। चलिए समझते हैं कवच कैसे काम करता है। यदि कोई ट्रेन रेड सिग्नल होने के बाद भी सिग्नल क्रॉस कर जाती है तब उसे सिग्नल पास्ट एट डेंजर माना जाता है। इस स्थिति में कवच सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाता है और ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगा देता है जिससे ट्रेन की रफ्तार कम हो जाती है। अगर कोई ट्रेन ओवर स्पीड में होती है तब भी यह सिस्टम अपने आप ट्रेन की स्पीड को कम कर देता है। इसके साथ ही अगर मौसम खराब हो या फिर अधिक कोहरा हो तब भी इसकी मदद से ट्रेन को चलाया जा सकता है। अगर किसी एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें होती हैं तो सिग्नल सिस्टम की मदद से जानकारी लेकर कवच ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगाकर ट्रेन को रोक देता है। एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए यह सबसे कारगर प्रणाली मानी जाती है। आपको बता दें कि कवच प्रणाली की घोषणा वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में की गई थी। इस बजट में वर्ष 2022-23 में लगभग 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच प्रणाली के तहत लाने की योजना बनाई गई थी। वर्तमान में दक्षिण मध्य रेलवे में यह 1098 किलोमीटर के रूट और 65 लोकोमोटिव में लगाया गया है। इसके अलावा 1200 किलोमीटर के रूट को इससे लैस करने का काम चल रहा है।
आपको याद होगा कि इस साल जुलाई में भारत ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। कारण क्या बताया गया था? कारण बताया गया था केंद्रीय पूल में सार्वजनिक स्टॉक में कमी, अनाज की ऊंची कीमत और खराब मॉनसून का खतरा। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान से पता चला कि सरकार का चावल उत्पादन में गिरावट का डर झूठा नहीं है। मंत्रालय ने 2023-24 के दौरान चावल का उत्पादन 1063.13 LMT होने का अनुमान लगाया है। वहीं पिछले साल इसी सीजन में चावल उत्पादन 1105.12 LMT हुआ था। आइए समझते हैं भारत के चावल प्रतिबंधों के कारण घरेलू और वैश्विक बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत किस प्रकार के चावल का निर्यात करता है और चावल के सबसे बड़े खरीदार देश कौन से हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। भारत द्वारा गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद सभी वैश्विक बाजारों में चावल की कीमतों में तेज उछाल आई थी, मतलब कीमतें बढ़ गई थी। लेकिन निर्यात पर रोक के बावजूद भारत में चावल की कीमतें कम नहीं हुई। हालांकि घरेलू आपूर्ति बढ़ने से घरेलू कीमतों में कमी आनी चाहिए थी। आपको बता दें कि भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान दुनिया में कुल चावल निर्यात में भारत का योगदान लगभग 40% था। चलिए जानते हैं भारत कौन से चावल को एक्सपोर्ट करता है। भारत के चावल निर्यात को मोटे तौर पर बासमती और गैर बासमती चावल में बांटते हैं। गैर बासमती चावल कैटेगरी में 6 उप कैटेगरीज हैं। ये हैं बीज की गुणवत्ता वाला भूसी वाला चावल, भूसी वाले अन्य चावल, भूरा चावल, उबले हुए चावल, गैर बासमती सफेद चावल और टूटे हुए चावल। सरकार ने टूटे हुए चावल और गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। बाकी 4 चावलों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा था। भारत से बासमती चावल खरीदने वाले देश ईरान, सऊदी अरब, इराक, यूएई और यमन है। भारत लगभग 142 देशों को गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात करता है। इनमें से अधिकतर देश गरीब हैं और अफ्रीका में स्थित हैं। भारत के गैर बासमती सफेद चावल के शीर्ष 10 खरीदारों में कोटे डिवाइवर, मोजाम्बिक, वियतनाम, अंगोला, टोगो और नेपाल जैसे देश हैं। आपको यहां जानना चाहिए कि प्रतिबंध के बावजूद गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। ऐसा भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत से बासमती चावल खरीदने वाला देश नहीं है? ईरान, सऊदी अरब, इराक या फिर इजराइल। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल यानी हॉक प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बाघ, जंगली गधा, सफेद पीठ वाले वल्चर या फिर रिवर डॉल्फिन। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहां किया गया? केरल, गोवा, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। अगला प्रश्न, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? UNUEHS, वर्ल्ड बैंक, WWF या फिर IMF। सही उत्तर है UNUEHS यानी ऑप्शन ए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज से भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस योजना को चुनौती देने वाले 2 गैर सरकारी संगठनों कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगी। आइए समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या हैं और उन्हें कानूनी चुनौती का सामना क्यों करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी बॉन्ड योजना की। चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसके बाद चुनावी बॉन्ड योजना के लिए रास्ता बनाने के लिए 4 अलग अलग कानूनों में संशोधन किया गया, जिसमें विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010, RPA 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी एक्ट 2013 भी शामिल हैं। क्या होते हैं चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड भारतीय नागरिकों या भारत में निगमित निकाय को बॉन्ड खरीदने की अनुमति देते हैं, जिससे राजनीतिक दलों को गुमनाम दान मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकता है। खास बात यह कि चुनावी बॉन्ड से किसी भी पार्टी को आप चंदा नहीं दे सकते हैं। चुनावी बॉन्ड से केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत पार्टियों को ही दान दिया जा सकता है, और वो भी ऐसी पार्टी जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए हों।
आपको बता दें कि ये चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के आते हैं। इनको बेचने का अधिकार केवल भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं को है। हालांकि ये बॉन्ड साल भर खरीद के लिए अवेलेबल नहीं होते। ये केवल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिन के विंडो के बीच ही खरीदे जा सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी कितने बॉन्ड खरीद सकती है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। देखिए, भारत में इलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महंगी प्रक्रिया में से एक है। चुनावों में राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए असीमित धन खर्च करते हैं। ये धन कहां से आता है, कौन देता है, इस बात की पहले जानकारी नहीं होती थी। चुनावी बॉन्ड योजना लाने का मकसद ही यही था कि इससे देश के राजनीतिक दलों की फंडिंग प्रक्रिया पारदर्शी बने। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों को अपनी अधिकांश फंडिंग नकद और गुमनाम दान के माध्यम से ही मिलती थी। और आपको पता ही है कि नकद चंदे की ट्रेसिंग नहीं की जा सकती। बस इसी समस्या को लेकर इस योजना की आलोचना की गई और इसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। चुनौती देने वाले संगठनों ने कहा कि यह योजना एक अस्पष्ट फंडिंग सिस्टम है और यह किसी प्राधिकरण के कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा इस योजना में राजनीतिक दल को कितना दान दिया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है कि असीमित फंडिंग का अनुचित लाभ किसी कॉरपोरेट संस्था को मिल सकता है। आलोचना में यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि ऐसे बॉन्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के माध्यम से बेचे जाते हैं, इसलिए सरकार ये जान सकती है कि उसके विरोधियों को कौन फंड कर रहा है। यह तरीका सत्ता में बैठी पार्टी को अनुचित लाभ दे सकता है। आपको बता दें कि इसी मामले में हाल ही में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नागरिकों का जानने का अधिकार भी उचित प्रतिबंधों के अधीन है। चंदे की जानकारी देना किसी दानकर्ता के गोपनीयता के अधिकार का हनन है और इस आधार पर लोगों को राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी नहीं दी जा सकती। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आप ये कहावत जरूर सुन चुके होंगे, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि खोदा पहाड़ और निकला माउंट एवरेस्ट? ऐसा ही एक वाकया फ्रांस के 2 वैज्ञानिकों के साथ हो गया। दरअसल फ्रांस के 2 साइंटिस्ट उत्तर पूर्वी फ्रांस में जमीन के नीचे जीवाश्म ईंधन की तलाश कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों को मीथेन की तलाश थी। इस तलाश के लिए जमीन में ड्रिलिंग की जा रही थी। ड्रिलिंग करते वक्त कुछ गहराई पर हाइड्रोजन मिल गया, लेकिन ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर गहरी खुदाई में हाइड्रोजन मिल ही जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो और गहराई में गए तो हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ती गई। 1100 मीटर नीचे ये सांद्रता 14% थी और 1250 मीटर नीचे जाने पर बढ़कर 20% हो गई। अब वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि अब वैज्ञानिकों को पता चल गया कि इस जगह पर हाइड्रोजन का एक बड़ा भंडार है और अनजाने में उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यहां पर 250 मिलियन मीट्रिक टन तक हाइड्रोजन हो सकता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक अब यह खोजे गए सफेद हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। आपको बता दें कि व्हाइट हाइड्रोजन को नेचुरल गोल्ड कहते हैं। देखिए, हाइड्रोजन कई प्रकार की होती हैं। अलग अलग हाइड्रोजन की पहचान के लिए अलग अलग कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मीथेन गैस के लिए इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से प्रयोगशाला में ग्रे हाइड्रोजन बनाई जाती है। कोयले से ब्राउन और नीली हाइड्रोजन बनाई जाती है। वहीं पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से जिस तरह हाइड्रोजन का सिंथेसिस किया जाता है, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा ग्रीन हाइड्रोजन को माना जाता है। हालांकि इसका उत्पादन बहुत महंगा है, लेकिन इन सभी हाइड्रोजन में जो बेस्ट है वो है सफेद हाइड्रोजन। सफेद हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक ऐसा रूप है जो पानी और चट्टान की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी की क्रस्ट से निकलती है। इस प्रोसेस में पानी के अणु और आयरन रिच खनिज उच्च तापमान पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह गैस बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि इसके दहन से CO2 नहीं निकलता। यह अन्य सभी हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा नेचर फ्रेंडली है और ज्यादा सस्ता है। कुल मिलाकर दूसरे सभी तरह के हाइड्रोजन की तुलना में व्हाइट हाइड्रोजन के कई तरह के फायदे हैं और नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। आगे चलकर यह पारंपरिक ईंधन का रिप्लेसमेंट हो सकता है। रशिया, ओमान, फ्रांस, माली सहित दुनिया के अन्य जगहों पर भी सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज की गई है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि व्हाइट हाइड्रोजन किन चीज़ों में काम आती है। तो आपको बता दें कि इसको हर उस फील्ड में उपयोग कर सकते हैं जहां फ्यूल की ज़रूरत होती है, मतलब मोटरसाइकिल से लेकर रॉकेट तक में। लेकिन हर नए ईंधन के साथ जो चुनौती होती है, वही चुनौती व्हाइट हाइड्रोजन के साथ भी है। ये चुनौती है इस ईंधन को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी तकनीक का विकास करना होगा।
कमेंट करके बताइए कि क्या आप व्हाइट हाइड्रोजन से चलने वाली कार खरीदना पसंद करेंगे या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। हाल ही में ताइवान की सेना ने एक बड़ा खुलासा किया है। ताइवान की सेना की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमले कर सकती है। यह हमला हवा में ऊंचाई पर एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस में विस्फोट करके किया जाता है। इसी संभावित हमले का सामना करने के लिए ताइवान अपने एक सैन्य अड्डे को बचाने के लिए जरूरी उपाय कर रहा है। कुछ समय पहले अमेरिका के पेंटागन ने भी इस मामले से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में चीन सैन्य शक्ति के विस्तार की बात की गई थी और बताया गया था कि बीजिंग लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 500 परमाणु हथियार चीन के पास बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको पता ही है कि चीन और ताइवान के बीच पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सैन्य तनाव जारी है। ताइपे और बीजिंग दोनों अपने हथियारों को तैयार करने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं और ताइवान को अमेरिका अपना समर्थन देता है। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमले की। आप इमेजिन कीजिए कि एक अत्याधुनिक लड़ाकू जहाजों की फौज पूरी रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। तभी जहाज के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं और अब पायलट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब न तो पायलट कहीं निशाना लगा सकता है, न ही अपने जहाज को कहीं नेविगेट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमले के बाद। ये एक ऐसा हमला होता है जिससे न आवाज आती है न धमाका होता है। इसमें साइलेंटली दुश्मन की क्षमता को बर्बाद कर दिया जाता है। EMP या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स परमाणु विस्फोटों का एक बाई प्रोडक्ट होता है जो अपने रेडिएशन के दायरे में सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बर्बाद कर देता है। हालांकि अब कंप्यूटर और कंप्यूटिंग हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में प्रगति के बाद ऐसे डिवाइस बना लिए गए हैं जो परमाणु विखंडन हथियारों का उपयोग किए बिना कृत्रिम रूप से EMP का उत्पादन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमले से सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तुरंत ठप हो सकते हैं और देश की रक्षा के लिए सेना के प्रयासों में बाधा आ सकती है। आपको पता ही है कि आज की तारीख में लगभग हर फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का ही उपयोग होता है। हर शहर स्मार्ट बन रहा है। शहर की सारी व्यवस्थाएं कंप्यूटर तकनीक से चल रही हैं, चाहे फिर सिग्नल व्यवस्था हो या फिर बिजली की आपूर्ति हो। सेना में भी सेना के संचार प्रणाली में, मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम में, ड्रोन में, हर तरफ चिप, सेमीकंडक्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। ऐसे में अगर कोई इनको टारगेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल करता है तो वो बड़े से बड़े शहर को ठप करके कोई भी जंग जीत सकता है। भारत भी ऐसी ही तकनीक विकसित कर रहा है। भारत के इस टॉप सीक्रेट हथियार का नाम है काली। काली का फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। यह एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटर है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित किया जा रहा है। काली इलेक्ट्रॉनों के शक्तिशाली पल्स के उत्सर्जन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का हमला कर सकता है। आज 31 अक्टूबर है। आज के दिन को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में और आज़ादी के बाद भारत को एक करने में उनका योगदान अविश्वसनीय है और इसीलिए हम हर साल इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन हम आज इस सेक्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे कि कैसे एक मूर्ति ने केवड़िया गांव को एकता नगर में बदल दिया। दरअसल भारत के लौह पुरुष की 182 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा की लंबी छाया में गुजरात का एक सोया हुआ गांव पिछले 5 वर्षों में पूरी तरह से बदल गया है। इस गांव का नाम है केवड़िया और अब इसे एकता नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। इस 3000 करोड़ के बजट वाली प्रतिमा का शुरुआत में कड़ा विरोध हुआ, लेकिन आज सभी इस जगह के विकास को देखकर हैरान हैं। आपको बता दें कि 3000 करोड़ रुपए के बजट में केवल प्रतिमा शामिल नहीं थी, बल्कि एक पूरे केवड़िया पर्यटन सर्किट को बनाया गया था। सर्किट में प्रतिमा के आसपास फूलों की घाटी, जंगल सफारी, बोटेनिकल गार्डन, एक तंबू शहर और रिवर राफ्टिंग जैसे आकर्षण शामिल हैं। एक समय में केवड़िया गांव नर्मदा नदी पर बांध के निर्माण के खिलाफ आंदोलन में शामिल था। यह सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आता था और यहां से बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ था। आज सरदार पटेल की ही प्रतिमा के कारण केवड़िया या एकता नगर में 20 लाख से अधिक पर्यटक सालाना आ रहे हैं। आज एकता नगर राज्य के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में उभरा है, जिसमें गिर अभयारण्य, कच्छ का रण, पावागढ़, सोमनाथ, द्वारका और अहमदाबाद शामिल है।
कोई भी व्यक्ति जब कहीं पर्यटन करने जाता है तो वो आने जाने में खर्च करता है, फिर उस जगह तक पहुंचने में स्थानीय ट्रांसपोर्ट की भी मदद लेता है। व्यक्ति कहीं जाएगा तो खाना भी वहीं खाएगा और कुछ दिन रहेगा भी। इस प्रकार एक पर्यटन स्थल कई डायमेंशन में इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। एकता नगर में भी सालाना आने वाले 20 लाख से अधिक पर्यटकों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। यहाँ होटल्स बने, मॉल बने, फूड चेन बनी, हेलीपैड भी बने और एक रेलवे स्टेशन भी। इतने बड़े पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को सपोर्ट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। पूंजी के इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से यहाँ के स्थानीय लोगों को उपयुक्त रोजगार मिला और एक अच्छा जीवन जीने का मौका भी। सरकार इस प्रकार से कई जगह पर्यटन सर्किट बना रही है जिससे वहाँ विकास की दर तेज हो पाए, जैसे उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, बनारस में विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर कॉरिडोर। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है? विश्व व्यापार संगठन, IMF, विश्व बैंक या फिर RBI? दूसरा सवाल है, हाल ही में सुर्खियों में आया हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स किससे संबंधित है? चीन ताइवान, इजराइल हमास, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया या फिर रशिया यूक्रेन? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन भारत में बासमती चावल खरीदने वाला देश नहीं है? ईरान, सऊदी अरब, इराक या फिर इजराइल? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इजराइल। अगला प्रश्न था, चर्चा में रही होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल यानी हॉक प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बाघ, जंगली गधा, सफेद पीठ वाले वल्चर या फिर रिवर डॉल्फिन? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिवर डॉल्फिन। हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हिंसक हो गया है। भीड़ ने पूर्व मंत्री और 2 विधायकों के आवास और कार्यालयों में आगजनी कर दी। इस मामले को लेकर कई विधायकों और सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। इसी बीच मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक भी आयोजित हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि मराठा आरक्षण के मामले में सभी दल एकमत हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठाओं का काफी वर्चस्व है। राज्य में इस समुदाय की आबादी 30% से भी ज्यादा है। आंदोलन करने वालों की मांग है कि आरक्षण चयनात्मक न हो और सभी मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए ताकि उन्हें ओबीसी कोटा के तहत नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिले। आइए समझते हैं मराठा जाति समूह को और ये जानेंगे कि ये समूह आरक्षण की मांग क्यों कर रहा है। देखिए, आरक्षण की मांग करने वालों का हमेशा ये तर्क रहा है कि मराठा उच्च जाति के नहीं बल्कि मूल रूप से कुणबी यानी कृषि समुदाय से जुड़े हुए लोग थे। 1960 से पहले मराठाओं को कुणबी समाज का प्रमाण पत्र दिया जाता था, लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र का गठन होने के बाद ये प्रमाण पत्र मिलना बंद हो गया। मौजूदा स्थिति की बात करें तो मराठा समुदाय महाराष्ट्र की आबादी का लगभग 31% है। यह एक प्रमुख जाति समूह है, लेकिन फिर भी समरूप यानी एक समान नहीं है। इनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में बहुत फर्क है। इस जाति समूह में पूर्व सामंती अभिजात वर्ग और शासक भी आते हैं और सबसे वंचित किसान भी इसी वर्ग में शामिल हैं। राज्य में अक्सर कृषि संकट, नौकरियों की कमी और सुविधाओं की मांग का हवाला देते हुए इस समाज ने कई आंदोलन किए। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है। साल 1997 में मराठा संघ और मराठा सेवा संघ ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पहला बड़ा मराठा आंदोलन किया था। 5 साल पीछे चलें तो 2018 में महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण का प्रस्ताव वाला एक विधेयक पारित किया गया। विधेयक में मराठा समुदाय को सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया था। विधानमंडल में पारित होने के बाद मराठा आरक्षण को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर जून 2019 में बंबई हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन सरकार से इसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार 16% से घटाकर 12 से 13% करने को कहा। फिर इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया और कानून को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि मराठा आरक्षण ने आरक्षण की 50% सीलिंग का उल्लंघन किया है। आइए ये भी जान लेते हैं कि भारत में आरक्षण की क्या स्थिति है और किस राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण मिल रहा है। इसे समझने के पहले आपको इंदिरा साहनी मामले का पता होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में शिक्षा और रोजगार में मिलने वाले जातिगत आरक्षण पर 50% की सीमा तय की थी। मतलब राज्य जितना चाहे आरक्षण दे, लेकिन आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि जुलाई 2010 के एक अन्य फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को 50% की सीमा से अधिक आरक्षण देने की सशर्त अनुमति दे दी थी। अदालत ने यह शर्त रखी थी कि राज्य चाहें तो 50% से भी अधिक जातिगत आरक्षण बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य को वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। लेकिन तमिलनाडु में इंदिरा साहनी मामले के पहले ही 1989 में ही 69% आरक्षण लागू कर दिया गया था। वहीं कुछ राज्यों में हाल के वर्षों में इस सीमा को बढ़ाया गया है, जिन्हें अदालती चुनौती का सामना करना पड़ा है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे कई राज्यों ने 50% आरक्षण की सीमा से अधिक वाले कानून पारित किए हैं और ये सभी कानून न्यायालयों में चुनौती के अधीन हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन किया था। इसके तहत अनुच्छेद 15 में एक नए खंड को शामिल किया गया था। तर्क के साथ कमेंट करके बताइए कि आरक्षण पर आपकी क्या राय है। कहा जाता है कि एक रिश्तेदार से ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ोसी होता है। भारत बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है और ये खूबी इसे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पड़ोसी बनाया जाता है। बांग्लादेश को भारत के त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम और वेस्ट बंगाल राज्य छूते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक बांग्लादेश की चर्चा हो क्यों रही है, तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं हैं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2। ये जानकर आपको गर्व होगा कि ये सभी विकास परियोजनाएं भारतीय सहायता से बनाई गई हैं। पीएम मोदी ने अखौरा अगरतला रेल लिंक के उद्घाटन को ऐतिहासिक क्षण बताया। पीएम मोदी ने परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता की बात की। प्रधानमंत्री ने बताया कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दिनों से ही बांग्लादेश के साथ भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं और अब भारत बांग्लादेश रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत बांग्लादेश का आंतरिक व्यापार 3 गुना बढ़ गया है। चलिए एक एक करके तीनों प्रोजेक्ट पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की। यह बांग्लादेश और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच पहला रेल लिंक है। यह बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच बनाया गया है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अखौरा बांग्लादेश के पूर्वी छोर पर मौजूद है। यह रेल लाइन लगभग 15 किलोमीटर लंबी है। इस रेल लाइन से क्या फायदा होगा? इस रेल लाइन से वही फायदा होगा जो ट्रांसपोर्ट के किसी भी साधन से होता है। इस रेल लाइन से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। किसी को पहले अगरतला से कोलकाता जाना होता था तो यह लंबे रास्ते से घूम कर जाता था। अब ढाका के रास्ते अगरतला और कोलकाता के बीच यात्रा की दूरी और समय काफी कम हो जाएगा। अगरतला अखौरा रेलवे लिंक का इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर निश्चिंतपुर में स्थापित किया जाएगा, जो भारत बांग्लादेश सीमा पर भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है। इस रेल लाइन का इंडियन पार्ट 5.46 किलोमीटर का है, जिसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने फंडिंग दी है, और जबकि बांग्लादेश की ओर 10.6 किलोमीटर ट्रैक बिछाने की लागत विदेश मंत्रालय द्वारा वहन की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अखौरा तीस्ता नदी के पास स्थित है। अब बात करते हैं मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की। यह बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के बागेरहाट जिले के रामपाल में स्थित है। इसमें 660 मेगावाट के 2 कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र शामिल हैं। इस बिजली संयंत्र की स्थापना में लगभग $2 बिलियन की लागत लगी है। यह परियोजना भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत विकसित की जा रही है और इससे बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट क्षमता जुड़ जाएगी। इसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल द्वारा बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले इसकी पहली यूनिट का उद्घाटन किया गया था। अब बात करते हैं खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन की। यह पोर्ट लाइन बांग्लादेश में ही स्थित है। यह बांग्लादेश को मोंगला पोर्ट से जोड़ेगी। यह 65 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन है। यह रेल लाइन महत्वपूर्ण रूपसा नदी, मयूर नदी और ओल्ड पाशुर नदी के ऊपर से गुजरती है। हाल ही में जारी आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इस साल अब तक बिहार में 15,000 से अधिक डेंगू के मामले दर्ज हैं। इन 15,000 से अधिक मामलों में 59 मौतें भी हुई हैं।
बिहार का ये डेटा पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा है। डेटा के मुताबिक 2018 और 2023 के बीच डेंगू के मामलों में 608% की अप्रत्याशित वृद्धि हुई। चलिए समझते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि डेंगू के मामलों में इतनी तेजी देखी गई, और ये भी समझेंगे कि डेंगू कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं डेंगू की। डेंगू एक मच्छर जनित वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते आदि निकल आते हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। यह संक्रमण फ्लेविविरिड परिवार के एक वायरस के सेरोटाइप यानी DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4 के कारण होता है। हालांकि ये वायरस 10 दिनों से अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। जब डेंगू का संक्रमण गंभीर रूप ले लेता है तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें हैवी ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट, यहां तक कि पीड़ित व्यक्ति की मौत हो सकती है। DHF को डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहा जाता है। आपको बता दें कि डेंगू संक्रमण दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में होने वाली एक आम समस्या है और लगभग 3 बिलियन लोग डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाग, चीन, अफ्रीका, ताइवान और मैक्सिको शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में सिर्फ भारत में डेंगू के 67,000 से भी अधिक मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2017 में डेंगू के मामले में भारत के लिए सबसे खराब साल था। 2017 में लगभग 1.88 लाख डेंगू के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 325 लोगों ने इसके कारण अपनी जान गंवाई। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे बिहार में डेंगू के इतने केस आ गए। डॉक्टरों के मुताबिक बिहार में डेंगू के मामलों और मौतों में वृद्धि का मुख्य कारण मानसून का ज्यादा समय तक रहना है। मानसून आमतौर पर सितंबर के मिड तक रहता है, लेकिन इस साल अक्टूबर के मध्य तक जारी रहा। इसके साथ ही अनियमित बारिश के कारण जगह जगह पानी के उथले तालाब बन गए। ये तालाब खासकर पटना के घनी आबादी वाले इलाकों में बने। ऐसे रुके हुए पानी के कारण मच्छरों को पनपने में आसानी हुई। इसके अलावा लोगों ने वाटर कूलर का इस्तेमाल भी जारी रखा है, जो मच्छरों के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल भी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि डॉक्टरों ने पहली बार डेंगू मरीजों में लीवर और फेफड़ों में संक्रमण देखा। डॉक्टरों ने यह भी देखा है कि मरीजों को सामान्य 6 से 8 घंटों के बजाय 2 से 3 घंटों के बाद ही बुखार लौट रहा था। कुछ रोगियों को शरीर में खुजली और उनके लीवर में सूजन की समस्या भी देखी गई है। भारत में ठंड के दिनों में वायु प्रदूषण अक्सर सुर्खियां बटोरता है। इस बार वायु प्रदूषण से रिलेटेड एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों की जीवन प्रत्याशा औसतन 5.3 वर्ष कम हो रही है। ये रिपोर्ट शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान EPIC के माइकल ग्रीनस्टोन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में दिल्ली के लिए अनुमान और भी खराब बताया गया है। दिल्ली में जीवन की हानि का अनुमान 11.9 वर्ष था। इसका सीधा सा मतलब है कि दिल्ली में रहने वाले अपनी औसत आयु से लगभग 12 साल पहले मर जाएंगे। रिपोर्ट में वायु प्रदूषण से मृत्यु के अलावा उच्च स्तर की विकलांगता और क्रॉनिक बीमारी की भी बात की गई है। चलिए भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं और समझते हैं कि प्रदूषण जितना लगता है उससे भी ज्यादा गंभीर और जानलेवा है। भारत में प्रदूषण मुख्यतः ट्रांसपोर्ट के साधनों से, ईंधन जलाने से, औद्योगिक गतिविधियों से, निर्माण कार्यों से और धूल मिट्टी से होता है। स्विस वायु गुणवत्ता सूचना IQ एयर द्वारा बताया गया कि 2022 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 शहर भारतीय थे। ग्रामीण क्षेत्र भी प्रदूषण से मुक्त नहीं है, क्योंकि कच्ची सड़कों से निकलने वाली धूल और बायोमास के जलाने से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों के उत्सर्जन से यहां प्रदूषण फैलता है। आपको बता दें कि भारत में वायु गुणवत्ता नापने के लिए जिन प्रदूषकों की निगरानी की जाती है उनमें PM10 और PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और सीसा शामिल है। इनके अलावा पराली के धुएं या जंगल की आग में बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड भी निकलते हैं, जिससे कैंसर हो सकता है। कैडमियम भी एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। यह विशेषकर सिगरेट के धुएं से निकलता है। फाइन पार्टिकुलेट पॉल्यूशन हवा में मौजूद 2.5 माइक्रोन से कम साइज के कणों से फैले प्रदूषण को कहते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता के विषय हैं वो हैं अल्ट्रा फाइन कण। ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 0.1 माइक्रोन से छोटा होता है और इनको फेफड़े भी फिल्टर नहीं कर पाते और ये सीधे खून में प्रवेश करते हैं। एक और बात समझ लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक WHO के मानकों से काफी कमजोर है। जैसे PM2.5 के लिए WHO 5 माइक्रोन की सीमा तय करता है, जबकि भारत में इसकी सीमा 40 माइक्रोन है।
मतलब जिस हवा को हम भारत में स्वच्छ मानते हैं वो विदेशों के हिसाब से प्रदूषित है। आपको ये भी जानना चाहिए कि वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा के साथ दिल की, दिमाग की, आंख की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। इतना ही नहीं, प्लेसेंटा और भ्रूण के मस्तिष्क में भी PM 2.5 पाया गया है। कुल मिलाकर वायु प्रदूषण से आज की और भविष्य की पीढ़ियां खतरे में हैं और हम सभी नागरिकों को अपने अपने स्तर पर प्रदूषण से निपटने के लिए प्रयास करने पड़े। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? बनारस और कोच्चि, चंडीगढ़ और इंदौर, ग्वालियर और कोझिकोड, पटना और आगरा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण की खबरों में अक्सर आने वाले अल्ट्राफाइन कण क्या हैं? ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 0.1 माइक्रोन से छोटा है। ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 1.0 माइक्रोन से छोटा है। ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 1.5 माइक्रोन से छोटा है, या फिर ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन से छोटा है। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है? विश्व व्यापार संगठन, IMF, विश्व बैंक या फिर RBI? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। अगला प्रश्न था, हाल ही में सुर्खियों में आया हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स किससे संबंधित है? चीन, ताइवान, इजराइल, हमास, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, रशिया और यूक्रेन? सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन, ताइवान। आप कैंसर के डर से भली भांति वाकिफ हैं। ये एक बहुत खराब बीमारी है और इसका इलाज बहुत महंगा है। आपने कई बार खबरों में देखा होगा कि कैंसर के इलाज में लोगों के लाखों रुपए लग जाते हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि पेशेंट बच पाएगा। मिडिल क्लास ग्रुप की तो जीवन की पूरी जमा पूंजी इलाज में खर्च हो जाती है, पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लोअर इनकम ग्रुप इलाज करवा ही नहीं पाता और पेशेंट की तड़प कर मौत हो जाती है। ऐसे कई केस हुए जिनमें जिस पेशेंट की कीमोथेरेपी वगैरह होती है वो इलाज के बाद एक जिंदा लाश भी बन जाता है। और कैंसर का इलाज विदेशों में करवा पाना सबके बस की बात भी नहीं है। लेकिन अब कैंसर पेशेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत ही सुखद खबर सामने है। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कैंसर थेरेपी को मान्यता दी है। इस थेरेपी का नाम है नेक्सकार 19। यह एक प्रकार की CAR T सेल थेरेपी है। नेक्सकार 19 IIT बॉम्बे द्वारा स्थापित कंपनी इम्यूनोएसिटी के द्वारा बाजार में लाया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि इससे भारत में कैंसर का इलाज काफी सस्ता होने वाला है। भारत में इसके आने से कैंसर का उपचार विदेशों की तुलना में 10 गुना तक कम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं CAR T सेल थेरेपी क्या है और CAR T कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं को कैसे ढूंढती और नष्ट करती हैं। CAR T एक क्रांतिकारी थेरेपी है। इसको सेल एंड जीन थेरेपी भी कहते हैं। यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं, खासकर T कोशिकाओं में बदलाव करके उन्हें शक्तिशाली कैंसर फाइटर सेल्स में बदल देती है। इन्हीं कैंसर फाइटर सेल्स को CAR T कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि T कोशिकाएं एक प्रकार की विशेष श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो बीमारी और संक्रमण का पता लगाती हैं और उनसे लड़ती हैं। T कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य साइटोटॉक्सिक है, जिसका मतलब है कि यह अन्य कोशिकाओं को मार सकती है। CAR T थेरेपी में शरीर से T कोशिकाओं को निकाला जाता है, फिर इसके जीन में बदलाव करके इन्हें कैंसर से लड़ने वाली कोशिकाओं में बदला जाता है। इन सुपरचार्ज्ड कोशिकाओं को फिर शरीर में वापस डाल दिया जाता है और ये कैंसर फाइटर सेल्स कैंसर कोशिकाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं और उन्हें मार देती हैं। यह थेरेपी विशेष रूप से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे ब्लड कैंसर में बहुत उपयोगी है। अब ये समझते हैं कि स्वदेशी रूप से विकसित नेक्सकार 19 कैसे काम करती है। देखिए, कैंसर सेल्स अपने साथ एक विशेष प्रकार का प्रोटीन कैरी करते हैं। इस प्रोटीन का नाम है CD19 प्रोटीन। यह प्रोटीन कैंसर कोशिकाओं पर एक झंडे की तरह काम करता है। इसी झंडे को CAR T सेल्स पहचान लेती हैं। इसी झंडे के कारण CAR T सेल्स कैंसर सेल्स से जुड़ पाती हैं और आगे की लड़ाई करती हैं। आइए अब समझते हैं यह कैंसर के अन्य उपचारों जैसे कीमोथेरेपी से कितना प्रभावी और कितना अलग है। आपको पता होगा कि कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे उपचार कैंसर रोगी के जीवन में कुछ महीने या कुछ साल जोड़ सकते हैं। वहीं CAR T थेरेपी कैंसर रोगी को ठीक करने और आजीवन लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई। ये एक बार की थेरेपी होती है। इसमें कीमोथेरेपी के जैसे कोई सेशन नहीं लेने पड़ते। इसमें पेशेंट को दर्द वगैरह नहीं होता। कुल मिलाकर यह कैंसर के इलाज को आसान भी बना देता है।
यह गैर प्रतिक्रियाशील कैंसर रोगियों के लिए एक जीवन रेखा है। आपको गर्व होगा कि कई विकसित देशों के पास अपनी CAR-T थेरेपी नहीं है। ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप से आयात करते हैं। भारत अब स्वदेशी CAR-T और जीन थेरेपी प्लेटफॉर्म रखने वाले पहले विकासशील देशों में से एक है। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बाढ़ का खतरा बढ़ते ही जा रहा है। जहां देखो वहां से बाढ़ की खबरें आती हैं। पिछले महीने सिक्किम में एक ग्लेशियल लेक के फटने से कई जानें चली गई। ये मामला सवालों के घेरे में था। इसी मामले पर विश्व बैंक ने बाढ़ और इससे जुड़े जोखिमों से रिलेटेड एक स्टडी करवाई। यह नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुई है। स्टडी के मुताबिक दुनिया भर के कई शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। यह खतरा प्राकृतिक बाढ़ से नहीं बढ़ा है, बल्कि इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये शहर फ्लड प्रोन या फिर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं स्टडी के निष्कर्ष क्या है। स्टडी में बताया गया है कि 1985 के बाद से फ्लड प्रोन क्षेत्रों में मानव बस्तियां दोगुनी से भी अधिक हो गई हैं। कई कारणों से दुनिया भर के शहरी इलाकों में लगातार बाढ़ आ रही है। इन आपदाओं से जान और माल का नुकसान होता है। इससे सरकारों के बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और यह सरकारों को आर्थिक संकट में धकेल सकती है। अर्बन सेटलमेंट एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस स्टडी के निष्कर्ष भारत में अस्थिर शहरीकरण के जोखिम को चीख चीख कर बता रहे हैं। अस्थिर शहरीकरण का मतलब अंधाधुंध शहरीकरण। देखिए, भारत के गांवों की और छोटे कस्बों शहरों की कहानी आपको पता ही है। यहाँ रोजगार के साधन नहीं हैं, और अगर हैं तो बहुत कम है, और आबादी तेज स्पीड से बढ़ ही रही है। जितनी आबादी है उतने रोजगार नहीं है। तो ये गांव के या छोटे कस्बों शहरों के लोग बड़े शहरों की ओर अपना सामान उठा के आते हैं, यहाँ नौकरी करते हैं और यहीं रहने लगते हैं। अब शहर भी इन लोगों को सर पर छत देने के लिए बड़े होते जाते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि शहर जब बड़े होते हैं तो बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के कई घर या अपार्टमेंट बना लिए जाते हैं। न सही ड्रेनेज सिस्टम होता है, न ही सही वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और इस व्यवस्था की पोल तब खुलती है जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है। इसी को अस्थिर शहरीकरण कहते हैं। शहरी विस्तार में स्थानीय स्थलाकृति पर ध्यान न देने से बाढ़ संबंधी महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जिस भी शहर ने जनसंख्या वृद्धि और शहरी विस्तार में स्थानीय भौगोलिक कारकों की अनदेखी की, वहां बाढ़ आई। आपने टीवी में मॉनसून के सीजन में बेंगलुरु और गुड़गांव की तस्वीरें देखी होंगी कि एवरेज बारिश में भी सड़कों पर पानी भर जाता है। खैर, वापस आते हैं रिपोर्ट की तरफ। ये रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है कि शहरी विस्तार की योजनाओं में बाढ़ से संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखने की तत्काल जरूरत है। स्टडी में यह भी पाया गया कि मध्यम आय वाले देशों में निम्न और उच्च आय वाले देशों की तुलना में फ्लड प्रोन क्षेत्रों में अधिक शहरी बसावट है। मतलब मध्यम आय वाले देशों में अधिक लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां बाढ़ का खतरा है। आपको बता दें कि विश्व बैंक के अनुमान में भारत एक निम्न मध्यम आय वाला देश है। चलिए इस रिपोर्ट के बेस पर समझते हैं कि भारत को क्या खतरा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत उन टॉप 20 देशों में शामिल नहीं है जिनके ह्यूमन सेटलमेंट बाढ़ के खतरों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। लेकिन इस मामले में भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे पायदान पर आता है। इसके साथ ही भारत 1985 से लेकर 2015 के बीच फ्लड प्रोन क्षेत्रों का अतिक्रमण करने के मामले में चीन और वियतनाम के बाद तीसरा देश है। इससे पता चलता है कि भारत को बाढ़ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, और अगर उचित सावधानी नहीं बरती गई तो भविष्य में ये जोखिम बढ़ेगा। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या किया जाना चाहिए। इन जोखिमों से निपटने में पहला महत्वपूर्ण कदम ये होना चाहिए कि फ्लड प्रोन क्षेत्रों को पहचाना जाए और ये स्वीकार किया जाए कि शहरी विस्तार ऐसे इलाकों का अतिक्रमण कर रहा है, और फिर इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर प्लानिंग के साथ शहरी विस्तार योजनाओं पर अमल किया जाए। हाल ही में लंबाडी कढ़ाई चर्चा में आई है। घबराइए मत, हम बुलेटिन में आपको कढ़ाई करना नहीं सिखाएंगे। हम यहाँ लंबाडी कढ़ाई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं लंबाडी शब्द का मतलब क्या है। हालांकि कई जगह इसे लंबानी भी पढ़ा जाता है। देखिए, परंपरागत रूप से लंबाडी एक खानाबदोश जनजाति थी। वे अफगानिस्तान से गुजरात और राजस्थान आए और फिर मुगल सेना के साथ दक्षिण की ओर चले गए। एक थियरी ये भी कहती है कि लंबाडी एक अर्ध खानाबदोश जनजाति है जो मूल रूप से मारवाड़ से आई थी। इन्हें बंजारों के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादातर कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में रहते हैं। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, खासतौर पर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में, तो आपने अपने शहर के बाहर बंजारों के ग्रुप को जरूर देखा होगा। ये कई जगह लुहार का काम करते हैं और लोहे के चाकू, बर्तन वगैरह बेचते हुए नजर आते हैं। अगर आपने इनके कपड़ों पर ध्यान दिया हो तो आपने पाया होगा कि इनके महिलाओं के कपड़ों पर
एक विशेष तरह की कढ़ाई होती है और इनके कपड़ों पर कढ़ाई के साथ कांच का काम भी पाया जाता है। इसी कढ़ाई को लंबाडी कढ़ाई कहा जाता है। सामान्यतः लंबाडी कढ़ाई में पैच वर्क, बीड वर्क और कढ़ाई एक साथ शामिल होती है। ये कढ़ाई में रंगीन धागे, दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। लंबाडी कढ़ाई में सुंदर पैचवर्क बनाने के लिए अनुपयोगी कपड़े के छोटे टुकड़ों को बहुत ही कुशलता से एक साथ सिलाई करना भी शामिल है। आप इसको रिसाइकलिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं। अगर हम तमिल लंबाडी कढ़ाई की बात करें तो इसमें कढ़ाई डिजाइन सभी ज्यामितीय पैटर्न के होते हैं, मतलब इसमें स्क्वायर, सर्किल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का पैटर्न देखा जाता है। एक बात और, तमिल लंबाडी कढ़ाई आंध्र प्रदेश के बंजारो या कर्नाटक के लंबाडी के जैसे नहीं है। तमिल लंबाडी कढ़ाई के डिजाइन अधिक भरे हुए दिखेंगे। इनकी कढ़ाई में स्थानीय जंगलों, पक्षियों, फलों और फूलों की आकृति भी दिख जाती है। इसी से रिलेटेड एक सुंदर लंबानी कढ़ाई है। यह कर्नाटक के संदूर क्षेत्र की एक विशिष्ट प्रकार की लंबानी कला है। इसको वर्ष 2010 में जीआई टैग प्रदान किया गया था और इसी साल जुलाई में कर्नाटक के हम्पी में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक में 450 से अधिक लंबानी महिला कारीगरों ने लंबानी वस्तुओं का प्रदर्शन किया था और यह प्रदर्शन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। लूसी अंतरिक्षयान चर्चा में है। नासा ने हाल ही में बताया कि लूसी अंतरिक्षयान एक एस्टेरॉयड डिंकिनेश या डिंकी के पास से सफलतापूर्वक गुजर आया है। ये एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित एक छोटी अंतरिक्ष चट्टान है। ध्यान रखिए कि यह अंतरिक्षयान किसी भी एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह पर नहीं उतरेगा और न ही ये किसी क्षुद्र ग्रह से नमूने ले आएगा। लूसी की मदद से नासा डिंकी जैसे नजदीकी क्षुद्र ग्रहों के केवल पास से गुजरेगा और इनकी स्टडी करेगा। लूसी भविष्य में 10 अलग अलग क्षुद्र ग्रहों के पार ऐसी उड़ानें भरेगा। नासा की स्टडी का मुख्य लक्ष्य ऐसे ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के पास उड़ान भरना है जो बृहस्पति के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिक इन ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के बारे में और अधिक जानने में रुचि रखते हैं क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के प्राचीन अवशेष हैं और इनसे सौर मंडल के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है। चलिए लूसी मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। नासा ने लूसी को 2 साल पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था। इस अंतरिक्ष यान का नाम 1970 के दशक में इथोपिया में पाए गए मानव पूर्वज के 3.2 मिलियन वर्ष पुराने कंकाल के अवशेषों के नाम पर रखा गया है। नासा का लूसी मिशन हमारे सौर मंडल के अतीत के रहस्यों को उजागर करने के उसके महत्वाकांक्षी प्रयास का हिस्सा है। लूसी उस विस्तृत मिशन की शुरुआत मात्र है। देखिए, नासा का लूसी मिशन साइकी मिशन की तरह नहीं है। यह साइकी मिशन से अलग है। नासा का साइकी मिशन 16 साइकी नाम के क्षुद्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान को भेजने की योजना है। 16 साइकी एक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह है। नासा का यह मिशन क्षुद्र ग्रह का विस्तृत अध्ययन करने वाला अपनी तरह का पहला मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य हमारे सौर मंडल में चट्टानी पिंडों के निर्माण के बारे में अधिक जानने में मदद करना है। क्षुद्र ग्रह साइकी एक ग्रह के धातु समृद्ध आंतरिक भाग का हिस्सा हो सकता है या दूसरे शब्दों में 16 साइकी पृथ्वी जैसे ही किसी ग्रह का कोर माना जा रहा है। अनुमान है कि यह ऐसा ग्रह हो सकता है जो अपने प्रारंभिक निर्माण के दौरान अन्य बड़े पिंडों से टकराया होगा और अपना बाहरी चट्टानी आवरण खो बैठा होगा। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा संदूर लंबानी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी कैंसर से लड़ने वाली थेरेपी नेक्सकार 19 के विकास में किस आईआईटी का हाथ है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी मद्रास? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? बनारस और कोच्चि, चंडीगढ़ और इंदौर, ग्वालियर और कोझिकोड या फिर पटना और आगरा? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्वालियर और कोझिकोड। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, वायु प्रदूषण की खबरों में अक्सर आने वाले अल्ट्रा फाइन कण क्या हैं? ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 0.1 माइक्रोन से छोटा है। ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 1 माइक्रोन से छोटा है। ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 1.5 माइक्रोन से छोटा है या फिर ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन से छोटा है। सही जवाब है ऑप्शन ए। इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे को तैसा करने वाली कहावत कई बार सच साबित होती है। ऐसी ही एक घटना हुई है रूस और अमेरिका के बीच में और इसकी वजह बनी है CTBT या व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि।
आइए समझते हैं पूरी खबर को। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से रूस के अनुसमर्थन को खत्म करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि रूसी संसद के दोनों सदनों ने पिछले महीने इस संधि से रूस के अनुसमर्थन को खत्म करने वाले विधेयक के लिए मतदान किया था। रूस का कहना है कि यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समानता स्थापित करने के लिए जरूरी था। इस मामले पर पुतिन ने कहा कि सीटीबीटी के अनुसमर्थन को रद्द करना अमेरिका द्वारा उठाए गए रुख को प्रतिबिंबित करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन इसे रेटिफाई नहीं किया है, इसकी पुष्टि नहीं की है। रूस ने यह भी कहा कि मॉस्को सीटीबीटी प्रतिबंध का सम्मान करना जारी रखेगा और परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध तभी लगाएगा जब पहले अमेरिका ऐसा करेगा। तो चलिए चर्चा में रही सीटीबीटी के बारे में बात कर लेते हैं। शीत युद्ध के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अधिक से अधिक परमाणु हथियारों को प्राप्त करने की होड़ में लगे थे और लगातार कई परमाणु परीक्षण कर रहे थे। आंकड़ों से समझिए कि साल 1945 से लेकर 1996 तक विश्व स्तर पर 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण हुए, जिनमें से अमेरिका ने 1032 परीक्षण और सोवियत संघ ने 715 परीक्षण किए। जब इतने अधिक परमाणु परीक्षण होंगे तो इससे रिलेटेड पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों के विषय में चिंता जाहिर तौर पर बाहर आएगी। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने परीक्षण को सीमित करने के प्रयास किए। सबसे पहले आई 1963 की सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी LTBT। इस संधि ने वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दी, लेकिन भूमिगत परीक्षणों को अनुमति दी। इसके बाद आई 1974 की थ्रेशोल्ड टेस्ट प्रतिबंध संधि यानी TTBT। इसके तहत 150 किलो टन से अधिक की क्षमता वाले परीक्षणों पर रोक लगाकर एक परमाणु सीमा स्थापित की गई, लेकिन फिर भी यह सभी परमाणु परीक्षणों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने में विफल रही। फिर कुछ सालों के बाद सीटीबीटी पर वर्ष 1994 में जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बातचीत की गई। फिर साल 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने सीटीबीटी को अपनाया, जिसने परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो हम कह सकते हैं कि सीटीबीटी एक बहुपक्षीय संधि है जिसका मकसद सभी परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना है, भले ही वे सैन्य अथवा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हों। इस संधि के अनुसार 44 देशों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के 180 दिन बाद सीटीबीटी लागू हो जाएगी। ये ऐसे 44 देश हैं जिनके पास संधि अपनाते समय परमाणु हथियार या अनुसंधान रिएक्टर थे। करंट सिचुएशन की बात करें तो इस पर 187 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन केवल 178 देशों द्वारा इसे अप्रूव किया गया है। अब संधि में प्रॉब्लम यही है कि यह संधि तब तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सकती जब तक कि इसे 44 विशिष्ट देशों द्वारा अप्रूव नहीं किया जाता। इन 44 में से 8 देशों ने अभी तक संधि का अनुमोदन नहीं किया है। ये देश हैं चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस ने पहले इस संधि को अप्रूव किया था, लेकिन अमेरिका के रवैये के कारण रूस ने अपना अप्रूवल वापस ले लिया है। भारत ने 2070 में नेट जीरो का टारगेट रखा है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए IIT बॉम्बे में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन काम कर रहा है। इस संस्था को भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भी मदद मुहैया कराई जाती है। हाल ही में इस संस्था को कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलने वाली तकनीक के लिए पेटेंट मिला है। ये तकनीक स्टील सेक्टर में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। गौरतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विभिन्न उद्योगों में सिन गैस के तौर पर प्रयोग की जाती है। स्टील उद्योग में इसका प्रयोग लौह अयस्क को धात्विक लौह में तब्दील करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में कार्बन मोनोऑक्साइड को कोयले के पार्शियल ऑक्सीडेशन के जरिए तैयार किया जाता है, जिसमें अंतिम उत्पाद के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके इससे कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार कर ली जाए तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल होगा। साथ ही कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी। वर्तमान में जिस तकनीक से कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा तापमान 400 डिग्री से लेकर 750 डिग्री सेल्सियस तक का प्रयोग किया जाता है। वहीं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन द्वारा तैयार तकनीक में महज 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी पावर सौर पैनल और पवन चक्की के जरिए भी उत्पन्न की जा सकती है, जिससे ये पूरा प्रोसेस कार्बन न्यूट्रल हो जाए।
विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण के लिए कार्बन कैप्चरिंग व्यवस्था को कारगर माना जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलने वाली ये तकनीक इसी व्यवस्था के तहत है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने SFSI यानी स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया है। बड़े राज्यों की कैटेगरी में 20 में से 19 राज्यों ने 2019 की तुलना में 2023 में गिरावट दर्ज की है। FSSAI द्वारा यह इंडेक्स साल 2019 से जारी किया जाता है। इसमें कंप्लायंस, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक शामिल है। इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक पैरामीटर को 2023 में ही जोड़ा गया है। इस पैरामीटर के जरिए राज्यों का इंडेक्स में परफॉर्मेंस सुधार परखा जाता है। इस नए पैरामीटर को जोड़ने के लिए बाकी के पैरामीटर के स्कोर को कम किया गया है, जिससे कि ओवरऑल आंकड़ा 100 से ऊपर ना जाए। राज्यों ने सबसे खराब प्रदर्शन फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पैरामीटर पर किया है। वहीं राज्यों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वाले पैरामीटर पर किया है। वहीं नए जोड़े गए पैरामीटर इंप्रूवमेंट इन SFSI रैंक में 20 बड़े राज्यों में से 14 ने 0 स्कोर किया है। FSSAI द्वारा जारी रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका पर जोर दिया गया है। ओवरऑल इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। FSSAI को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स 2006 के तहत गठित किया गया है। इसका मकसद खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना है, साथ ही मानवीय उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को रेगुलेट करना भी इसके कार्यों में शामिल है। हाल ही में पाकिस्तान ने बिना दस्तावेज वाले सभी प्रवासियों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि यह आदेश सभी विदेशियों के लिए है, लेकिन इसका मुख्य खामियाजा अफगानिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ा। पाकिस्तान में जितने भी शरणार्थी रह रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या अफगानियों की है। आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान में 4 मिलियन से अधिक अफगानी रहते हैं और पाकिस्तानी सरकार का अनुमान है कि इनमें से 1.7 मिलियन बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सरकार ने अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की समय सीमा दी थी। इसके बाद अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी और निष्कासन होना था। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान ने अगर 10 लाख से ज्यादा अवैध अफगानियों को निर्वासित किया तो इससे मानवीय आपदा आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने पाकिस्तान से अवैध शरणार्थियों का निर्वासन रोकने की अपील भी की थी। दरअसल 1970 के दशक में सोवियत युद्ध के दौरान बहुत से प्रवासी अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान आ गए थे। इनमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन कई लोग दस्तावेज जारी करने की लंबी प्रक्रिया के कारण दस्तावेज बनवा नहीं पाए। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान अफगान प्रवासियों को निर्वासित कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसे अपने आर्थिक मामलों और सुरक्षा की देखभाल करने का अधिकार है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और पाकिस्तान का कहना है कि ये बिना दस्तावेज वाले शरणार्थी यहाँ किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरते और पाकिस्तान के दुर्लभ संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि पाकिस्तान सरकार ने अफगान प्रवासियों पर आतंकवादी हमलों, स्थानीय अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संगठित अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में हाल के सालों में इस्लामी कट्टरपंथियों के कई हमले हुए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि अफगान नागरिक सरकार और सेना के खिलाफ हमलों में शामिल पाए गए हैं, जिनमें इस साल के 24 आत्मघाती बम विस्फोटों में से 14 में अफगान नागरिक शामिल पाए गए।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी हमलों के भी अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक ये है कि पाकिस्तान में वर्तमान में एक कार्यवाहक सरकार चल रही है। पाकिस्तान में फरवरी में आम चुनाव होने हैं और अवैध प्रवासियों के निष्कासन से संभावित राजनीतिक या चुनावी बढ़त हासिल किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि पाकिस्तान के इस फैसले से अवैध प्रवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों को वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है उन्हें अफगानिस्तान में शोषण, गिरफ्तारी और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। जैसे वापस लौटने वाली महिलाओं और लड़कियों को तालिबान के द्वारा शिक्षा या नौकरी की अनुमति नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान खराब अर्थव्यवस्था, विनाशकारी भूकंप, खाद्य असुरक्षा और तालिबान शासन के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन के बोझ से जूझ रहा है। इस कारण से प्रवासियों के लिए आधारभूत आर्थिक और सामाजिक जरूरतों की भी कमी होगी। इससे गंभीर मानव अधिकारों का संकट पैदा होगा। आइए देखें आज बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, सीटीबीटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने सीटीबीटी को 1996 में अपनाया था। सीटीबीटी के तहत परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चीन, भारत, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया ने अभी तक संधि का अनुमोदन नहीं किया है। उपरोक्त कथन या कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न उद्योगों में सिन गैस के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले ईंधन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? CO, NH3, CH3 या फिर CH4? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में खबरों में रहा संदूर लंबानी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी कर्नाटक। अगला प्रश्न था, भारत की पहली स्वदेशी कैंसर से लड़ने वाली थेरेपी नेक्सकार 19 के विकास में किस IIT का हाथ है? IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे या फिर IIT मद्रास? सही ऑप्शन है IIT बॉम्बे यानी ऑप्शन सी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।